अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। एक साथ इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत का आज आखिरी दिन है। गुज़श्ता समात पर सुप्रीम कोर्ट ने सियासी कायदीन को इत्तेफाक राय के लिए मुशावरत की हिदायत की थी। आज हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मामला पार्लियामेंट के सपुर्द करने का फैसला किया है, जबकि तहरीक इंसाफ का यह कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं है। हमारा आज का पहला सवाल यह है कि क्या ये सियासी और आईनी बहरान खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? इस सवाल का जवाब तलाश हमारे साथ तज्जियाकार जो मौजूद है, मैं आपको तारुफ करवा देती हूँ। अंबर शमसी हमें ज्वाइन कर रही हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें असद महमूद साहब, और प्रोग्राम में हमें इम्तियाज गुल साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले असद महमूद साहब, आपको क्या लगता है एक साथ इलेक्शन पर हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक राय पर क्या कमेंट करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनम, थैंक यू सो मच। दिस इज़ व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड कि किसी सूरत के अंदर भी, चाहे आप पीडीएम की बात करें या ये 13 की 13 जो पार्टियां हैं, ये किसी एक नुक्ते पे मुत्तफिक तो हो नहीं सकेंगी और ये फाइन इस सारे मामले को तूल देने की कोशिश करेंगी। जैसे अभी आपने इंट्रो में भी बताया कि अब इन्होंने मामला जो वो पार्लियामेंट के सुपुर्द कर दिया है। कौन सी पार्लियामेंट है जो कि वो बिल पास करती है कि अगर किसी ने 50 करोड़ की करप्शन की है तो उसको नैब टच नहीं कर सकता? इमेजिन करें। और जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके की कानून साजी की है एक हंग या इनकम्प्लीट पार्लियामेंट के ज़रिए, तो डू यू एक्सपेक्ट कि पार्लियामेंट ने किस तरह का डिसीजन करना है? तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आपसे कि कभी तो कोई तवक्को मत रखें आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियन से। दे आर वेरी डिफरेंट ब्रीड एंड डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। ये सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं। ये सिर्फ ये देखते हैं कि उनके बच्चों के बच्चों का क्या मुस्तकबल वाबस्ता है पाकिस्तान से। ये सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। पाकिस्तानी लोग, हम आप किसी तरह इनकी प्रायोरिटी के अंदर हकीकत में नहीं आते और ये कुछ आप होते हुए देख रहे हैं। और मैं ये फील करता हूँ कि 77 में भी अगर आपको याद हो जब मार्शल लॉ लगा और जिस तरह का वो डिस्कशन का वो स्पेल चला था, ये हफ्तों और महीनों पे चला गया था। लाइकवाइज ये सारा कुछ है, ये सिर्फ डिले करना चाहते हैं सारे प्रोसेस को। वाई? बिकॉज पीडीएम के पास जो पोर्टफोलियो है या ओवरऑल ये किस फेस के साथ, सारी पीडीएम की मैं बात कर रहा हूँ, ये अपने लोगों के सामने जाएंगे, जी आप हमें वोट दें। आप चाहे महंगाई की बात करें, गवर्नेंस की बात करें, मतलब पुलिस का इस्तेमाल, एफआईए का इस्तेमाल, आईबी का इस्तेमाल, कोई एक चीज़ तो आप सीधी अगर कोई कहे ना कि कोई फाशिस्ट रजीम क्या होती है, तो उसकी सबसे जो लेटेस्ट एग्जांपल है वो आप पीडीएम की दे सकते हैं। हकीकत में मैं आपसे बताऊं, यानी आप इमेजिन करें एक शख्स जिसको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया, उस दिन उसके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होना थी और वो अदालत में नहीं गया और उसको कहा जाए कि नहीं आप ओथ उठा लें प्राइम मिनिस्टर का। तो व्हेन दिस काइंड ऑफ इन्वायरमेंट्स आर देयर, जब इस तरह का माहौल होगा, हालात होंगे, इस तरह के पॉलिटिशियंस होंगे, डू यू रियली एक्सपेक्ट, डू यू थिंक कि जो फजलुर रहमान है उसको माशाल्लाह पाँचों घी के अंदर सर भी कढ़ाई में डाल दिया, इससे बेहतर इन्वायरमेंट्स कोई फजलुर रहमान को मिल सकते हैं? एमक्यूएम को ले लें, एक अनदर, मैं कहता हूँ कि इनसे ज़्यादा तो कोई ब्लैक मेलर हो नहीं सकता जिस तरीके से आप एमक्यूएम को देखते हैं। ठीक है, बैंगल वाले खामोश चल रहे हैं। ठीक है, आप पीपल्स पार्टी को देख लें। नो, आई वुड से कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, प्लीज नॉट एक्सपेक्ट कि ये कोई पाकिस्तान के लोगों का कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है, हुकूमत अपनी जगह पर कायम है, ऑपोजिशन अपनी जगह पर कायम है, कोई इलेक्शन करवाना चाहता है, कोई नहीं करवाना चाहता, डेडलॉक वहीं पर है? अब कल एक बड़ा दिन है, सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट ने ही खड़ा किया है। एक लम्हे में ये तनाज़ा हल हो जाता अगर फुल कोर्ट बना के 15 जजेस जो भी फैसला कर देते, उसको ना हुकूमत चैलेंज कर सकती थी, ना पीटीआई चैलेंज कर सकती थी, ना कोई चैलेंज कर सकता था। ये जो बेंच फिक्सिंग और एक 3 रुकनी बेंच पर इसरार है, इसने मुल्क को एक सियासी बहरान में मुब्तला कर दिया है। एक सू मोटिव ने, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, उसने इस मुल्क को एक बड़े सियासी बहरान में मुब्तला कर दिया है। आप ये समझें कि पार्लिमान और अदलिया की लड़ाई अदलिया ने एक सू मोटिव से शुरू कर ली कि नीचे कोर्ट में सुना जा रहा है, जिस पर 4 हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने गलत सू मोटिव लिया है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तनाज़ा कल ख़त्म हो जाएगा अगर सुबह फुल कोर्ट बना के 15 जजेस 4 दिन में कोई फैसला कर दें। जो भी फैसला कर देंगे, पीडीएम क्या कहेगी कि अब तो फुल कोर्ट बन गया, मैं क्या करूँ, उसका फैसला माना जाएगा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अदलिया को ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करना चाहिए,
ना फैसिलिटेशन करनी चाहिए। उन्हें आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने चाहिए, और जब एक बेंच पर एतराज लेकिन है आइन तो कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। फुल कोर्ट बनाने में इतने आप कोई भी आईनी काम गैर आईनी तरीके से नहीं कर सकते। अगर 90 दिन में इंतखाबात होने हैं तो वो लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन ज़ेर समाअत थी, वहाँ से फैसला होना था। असेंबलियों के इंतखाबात का मामला पहले हाई कोर्ट्स में जाता है, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हाई कोर्ट का मामला उठा के अपने पास खींच लिया, उसका अख्तियार उनको नहीं था। यही मौजूद चीफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं अपने चीफ जस्टिस से कि आपने एक गैर आईनी सू मोटिव लिया है। अब आप एक गैर आईनी तरीके से आईनी काम नहीं कर सकते। गैर आईनी तरीके से किया हुआ हर काम, चाहे वो आइन के तहत भी हो, वो गैर आईनी ही रहेगा, वो आईनी नहीं हो सकता। आप गलत रास्ते से सही मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि अदलिया ने मामले को ख़राब किया है, और उसने गैर ज़रूरी, मतलब उस दिन 4 बजे की डेडलाइन देने की ज़रूरत नहीं थी। आपको चीफ जस्टिस का क्या मैंडेट है कि वो कहे कि सियासी जमातें अगर मुत्तफिक हो जाएं किसी डेट पर तो मैं आगे कर दूंगा? उनको ये इख्तियार किसने दिया है कि वो आगे कर दें? यहाँ वो 90 दिन के अंदर रहेंगे, और फिर तो सिराजुल हक वाली बात है कि अगर 90 दिन से 105 हो गए हैं तो 225 भी हो सकते हैं। ये कोई सुप्रीम कोर्ट का तो नहीं है कि 3 रुकनी बेंच जो है वो आइन लिख भी सकता है, तरतीब भी दे सकता है, तब्दील भी कर सकता है, या नहीं कर सकता या कर सकता है। आप ये कह रहे हैं कि मर्जी कैसे हो सकती है? आईनी काम है लेकिन रास्ता गलत है आपकी नजर। ठीक है, असद महमूद साहब, आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं मेरे ख्याल में फुल कोर्ट बनना चाहिए। आपके ख्याल में फुल कोर्ट बनना चाहिए? असद साहब, ये भी बड़े कमाल की बात है। व्हेनेवर यू स्पीक टू बेसिकली पीडीएम के लोगों से, वो कहते हैं जी फुल कोर्ट बनना चाहिए। मैं मुज़म्मिल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं जनरली में आपसे बात कर रहा हूँ। जब अगर आपको याद हो कि जब असम्बली इससे पहले तोड़ी गई थी, तहरीक इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, यही 3 जजेस थे जो बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया, और उसके बाद ये देख लें, अनफॉर्चुनेटली ये पीडीएम की हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत की। अगर इन वे देखा जाए तो स्टिल आई कैन से कि फाइन, 1 साल के अंदर जो हशर कर दिया है, मैं समझता हूँ कि पीडीएम ने। अच्छा, उसको भी छोड़ दें, आप सिर्फ ये तो देखने की बात आती है ना कि भाई 90 डेज, आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया, भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे? बात तो इसकी आ जाती है ना, आप करा दें पंजाब के अंदर, आप करा दें केपी के अंदर, और फाइन आप आगे चलें। तो जो फेडरल गवर्नमेंट है या फेडरल, लेकिन वो बात कर रहे हैं ना कि सू मोटो नहीं लेना चाहिए था, हाई कोर्ट में मामला था। नहीं, इससे पहले सो मोटो बेसिकली जो कि नून को सूट करते हैं, पीपल्स पार्टी को सूट करते हैं, दैट इज गुड एनफ। यू नो, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के साथ भी ये स्पेशली पीडीएम जो है ये सियासत कर रही है एक्चुअली, और उसके अंदर ऐसे कोई पहलू नहीं है, और उनको आपको फील होता है कि पीडीएम जो है वो तज़हीक कर रही होती है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। और ऐसे अब उससे हट के देखें ना, मतलब ये पीडीएम की गवर्नमेंट ही है ना कि जी अभी उन्होंने कहा जी कि जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी फैमिली के जिस तरीके से, अब इससे पहले भी हमने कल इसको डिस्कस किया था कि ऑडियो वीडियो तक एक लिहाज से बात होगी, यानी आप ये देख लें कि स्पेशली नून की अगर आप बात करते हैं, ये किसी सूरत में भी पीछे नहीं रहते, बाय हुक एंड क्रूक किसी तरीके से भी पॉसिबल हो, दे वांटेड टू ब्लैकमेल एवरीवन, एंड स्पेशली नाउ एट द मोमेंट सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर किसी तरह का कोई शक नहीं। ये छोड़ें जी कि ये फुल बेंच बनना चाहिए, फुल कोर्ट बनना चाहिए, ये 3 जजेस हैं, ये 7 जजेस हैं, ये वाई? बिकॉज यही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि डिवाइड लेकर आ रही हैं ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी, जजेस के अंदर भी, एंड दैट इज समथिंग वेरी रॉन्ग एटीट्यूड। ठीक है जी, मुज़म्मिल साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि शो में और भी 2 गेस्ट हैं, असद महमूद साहब को समझाएं कि वो अपनी बारी पे करें, किसी की बात उन्हें ना पसंद लगे। मेरा ख्याल है मुज़म्मिल पहले भी काफी हो चुका है, अनम ने मुझे कहा था तो मैं बीच में बात की है, एंड दिस इज नॉट द वे, एंड आई डोंट वांट टू एड्रेस यू इवन। इस तरह बात नहीं करें, दिस इज वेरी बैड, इस तरह बात नहीं करें। मुज़म्मिल साहब अपनी बारी पे बात करें। नो, आई डोंट स्पीक व्हेन यू आर टॉकिंग। आप अपनी बारी पे बात करनी चाहिए, आपको अपनी बारी पे बात करनी, आपको बारी पे बात करनी चाहिए। आप खुद क्लैरिफाई कर दें इनको, मेरा ख्याल है समझ नहीं आ रही मेरी बात। आप जवाब देना चाह रहे थे, क्या कहेंगे?
मैं ये कहना हूँ कि असल में अगर ये आईने पाकिस्तान पढ़ लेना, 2-4 फिक्रे इमरान खान के मुंह से सुनकर रट के आ जाती हैं। सवाल ये है कि जब कौमी असम्बली का मामला होगा तो वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, जब सूबाई असम्बलियों का मामला होगा तो वो हाई कोर्ट में जाएगा। अगर ये आइन पढ़ लेते तो शायद ये बात जवाब ही ना देते, लेकिन चूंकि सिर्फ इमरान खान की तकरीरें सुनकर इन्होंने मौक़िफ़ बनाया हुआ है, लिहाजा इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब और अंबर शमसी भी मौजूद है। इम्तियाज गुल साहब, सियासी मामले पर बात चल रही है, आईनी मामले पर बात चल रही है जो सॉर्ट आउट होने का नाम नहीं ले रहा है। ऑपोजिशन अपनी जगह पर खड़ी है, हुकूमत अपनी जगह पर खड़ी है, ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा? डेडलॉक तो जाहिर है कि मुज़ाकरात से, लचक से होता है और कानून की पासदारी करने से होता है, आइन की पासदारी करने से होता है। अब मसला ये हो गया है कि एक तरफ वो कुव्वतें हैं, जमातें हैं जो आइन की पासदारी नहीं करना चाहती, दूसरी वो कुव्वत है, एक सियासी जमात है जिसने भले कोई गलतियां की हों, लेकिन बहरहाल वो और वकला की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ है और उनके मुताबिक आइन की जो मुख्तलिफ शिकें हैं हुकूमतों, सूबाई हुकूमतों के से मुताल्लिक या वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक उस पर अमल दरामद होना चाहिए। और जहाँ तक आइन ये भी बात कर रहे थे मुजम्मिल साहब, तो उसमें बुनियादी बात यह है कि जहाँ भी आम आवाम के बुनियादी हुकूक का मसला आएगा पाकिस्तान में, उसमें कोई तमीज़ नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है कि वो सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। बुनियादी इंसानी हुकूक से मुताल्लिक कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट बिलाशुबा सुन सकती है और उस पर अपने फैसले सादिर कर सकती है। और इस वक्त मसला बना हुआ है वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के कोई 125 मिलियन के करीब वोटर्स हैं, उनका बुनियादी हक राय दही है, उनसे उसको मुख्तलिफ इन बहानों से महरूम रखने की कोशिश की गई है, मुसलसल की जा रही है और बुनियादी झगड़ा उस पे है। तो अब सवाल ये है कि क्या आप आइन की खिलाफ वर्जी, आइन से रूगर्दानी बर्दाश्त कर लें या फिर अपना आइन के अंदर जो हुकूक दिए हुए हैं उसके लिए आप इसरार करें, अपनी जद्दोजहद जारी रखें। बुनियादी नुक्ता इस पे। ठीक है अंबर, आप क्या समझती है, क्या अब ये समझ लिया जाए कि जो हुकूमत है वो इंतखाबात को मुलतवी करवाने में कामयाब हो चुकी है, या फिर अब कल जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना है उसको देखना पड़ेगा? जी देखें, जाहिर है जो महाज़हराई हुई है इसमें हुकूमत भी है, पार्लियामान भी है, दूसरी तरफ अदालत है और अदालत में भी तमाम अदालत के जज नहीं है, अदालत के ख़ास बेंच है। उनमें जो महाज़हराई है मुझे नहीं लगता इससे थमने वाली है। आज जो काबीना ने फैसला लिया था, जो पार्लियामान में भी जो तकरीरें अभी भी चल रही हैं और जो एक रवैया है उससे यही जाहिर है कि वो भी अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। अब आप सवाल बुनियादी जो पूछा जा रहा है शायद ये है कि किस तरीके से ये हल होगा, आगे कैसे बढ़ सकेंगे, किसी को तो नरमी दिखानी पड़ेगी। यहाँ नज़र आ रहा है कि जो एक जो कहते हैं कि ये हम इसको हम बुनियादी हुकूक को फ्रेम करें तो फिर हम यही कहेंगे जो इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे थे कि जाहिर है अगर दो सूबों में हुकूमतें, निगरान हुकूमतें रहेंगी तो उनकी जो आवाम है, पंजाब के लोग हैं या खैबर पख्तूनख्वा के लोग होंगे, तो वो अपने बुनियादी हुकूक से वाकई महरूम रहेंगे। लेकिन फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला लिया और जोर किस पे ज़्यादा था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत या आवाम की तो बात नहीं होती, पंजाब हुकूमत या पंजाब में इंतखाबात के हवाले से ही बात हो रही है। वही 14 मई की जो डेडलाइन है, केपी के हवाले से मैंने सुना नहीं। तो मैं कहूँगी कि यहाँ मसला ये है कि जो दोनों फरीक़ैन हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामान हो, दोनों अपने अपने एजेंडा और मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। और ये तमाम मेरे ख्याल में कि जो एक पार्लियामान जो एक आइन और कानून जो कहता है उससे हटकर ये बात हो रही है। बाकी अगर तरीक़ाकार शफाफ होता, फुल कोर्ट हो जाता, उस पर सवाल ना उठता, जो अदलिया के अंदर जो एक डिवाइड नज़र आ रहा है वो शायद ना होता, तो एक जो हमें वैसे एक मुआशी और सियासी बहरान पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल से था, अब वो एक अदालती और आइनी बहरान में बदल गया है और कोई भी यहाँ पीछे से हट नहीं रहा, क्योंकि सबकी भी है और सबका ऐसा ही नज़र आ रहा है कि अपना अपना एजेंडा भी है।
अपना अपना एजेंडा भी है। इम्तियाज गुल साहब, हुकूमत जब भी बात करती है साथ में फंड्स की बात भी लाजमी करती है। अभी अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में सागदार भी इजहार ख्याल कर रहे थे और वो फंड्स की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता कि अदालत कह दे, हुक्म दे दे और हम इलेक्शन करा दें। फिर उन्होंने बात की कि पंजाब और केपी में 14 अरब इजाफी फंड्स खर्च होंगे इंतखाबात में और फिर ओवरऑल जो इलेक्शन में खर्चा होगा उसकी भी उन्होंने बात की। तो इस पर आप किस तरह देखते हैं? बड़ी सीधी सी बात है, वो फंड्स देना नहीं चाहते हैं इंतखाबी अमल के लिए, भले वो 21 अरब की बात हो, 14 अरब या 35 अरब की बात हो बहैसियत मजमूई, इसलिए कि फंड्स तरक्याती स्कीमों के लिए तो बिल्कुल मुहैया हैं। आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, ये जहाँ जहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं तरक्याती स्कीमों के लिए, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने कोई 1000 अरब से ज़्यादा के तरक्याती मंसूबे मंजूर किए। 8-10 दिन पहले इजलास हुआ था और उसमें दायरे उसमें से एडवांस भी होगा। एडवांस अगर 15-20% भी एडवांस होता है तो उसका मतलब है कि 200 अरब रुपए ये लोग एडवांस करेंगे और जाहिर है वो अपने माशाल्लाह अपने हलकों पे फिर इस्तेमाल होते हैं, अपना हल्का नयाबत बेहतर करने के लिए, अपने वोटिंग के चांसेस बेहतर करने के लिए उसमें तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अपनी मर्जी पे ये करना चाहते हैं। और ये एक बुनियादी अब स्टिकिंग पॉइंट आ गया कि इनकी मर्जी शायद इस तरह नहीं चली तो बदमाशी वाली बात है कि वो खड़े होकर कह दें कि हमने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। अब माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी फैसले किए हैं, चाहे वो जिसकी भी हुकूमत थी, उस पर अमल दरामद हुआ है, तो इन्हें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर इसी तरह आइन की हर शेख या अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी इंटरप्रिटेशन करें या अपनी मर्जी से उस पर अमल दरामद का वक्त ठीक है तलाश करें, तो फिर पाकिस्तान उसमें आइन की फिर हैसियत क्या फाड़ के फेंक दे उसको, मेरा ख्याल उसकी जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है अंबर, अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो पाते, ये मुमकिन नहीं हो पाता, तो क्या आपको लगता है कि ये एक मिसाल बन जाएगी, ये एक रिवायत बन जाएगी, आने वाली हुकूमतों के लिए भी इस चीज के रास्ते खुल जाएंगे कि कोई बात नहीं, 90 दिन में पहले भी इंतखाबात नहीं हुए? ये तो आप ऐसे पूछ रही हैं जैसे कभी वैसे मिसाल नहीं हुई। आप भूल गई हैं मार्शल लॉ को शायद। और आप देखें कि किस तरीके से जो अभी मुबैना लीक भी आई है उसमें भी यही बताया जा रहा है कि अगर नहीं होते 90 दिन में तो मार्शल लॉ लगाया जाए। बहुत सारे लोगों का पाकिस्तान में ये ख्याल है कि जमहूरियत में बिल्कुल, देखिए प्रेसिडेंट पहले भी है और मेरे ख्याल में इसी की वजह से एक खदशे का इजहार जो है कि अगर ऐसा नहीं हुआ 90 दिन में इंतखाबात, 90 दिन तो अब गुजर चुके हैं, मेरे ख्याल में कि अब हम वो वे क्रॉस दैट लाइन एज वेल। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि चलिए अगर हम 90 दिन की बात करते हैं तो एक सिविलियन हुकूमत के लिए भी शायद पहली दफ़ा होगा, लेकिन इसका अभी भी रास्ता है और ये है कि आप क्योंकि जो सियासी क़ुव्वतें हैं वो बातचीत नहीं कर पा रही, क्योंकि आप समझते हैं कि एक तरफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो अब भी हमेशा कहते हैं कि ऑपोजिशन या ये सारी तमाम जमातें हैं जो डाकू हैं उनसे बात नहीं करेंगे। वो बल्कि ये समझते हैं कि जो कातिल थे पाकिस्तानियों के, यानी कि जो दहशतगर्द हैं, उनसे बात करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन इन चोर डाकुओं से बात करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत है जिसमें मौलाना फजल रहमान भी एक रुकावट बने हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी काफ़ी कोशिश की कि बातचीत कुछ दरवाजे रास्ते आगे बढ़े, लेकिन वो मामला भी आगे नहीं बढ़ा। और अगर मैं ये कहूँगी कि इसकी जो जड़ें जो हैं वो ये आज के इस साल 2023 की नहीं है, 2022 में जो इमरान खान साहब को हटाया गया था तब की भी नहीं है। ये तमाम ये जो कॉन्फ्लिक्ट तसादुम आपको हर तरीके से नजर आ रहा है, इसकी जड़ें पीछे जाती हैं। जब आप देखें कि एक इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, जिस तरीके से उन्होंने भी अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की, और अब दोबारा ये जो एक इंतकामी सियासत है उसका एक और नया बाब आपको खुला हुआ नजर आ रहा है। जब पीडीएम हुकूमत भी आई थी जो उस वक्त जमहूरियत की बात करती थी और समझती थी कि तमाम लोगों से बातचीत करनी, ये जो एक रिवायत थी बातचीत की वो ही खत्म हो गई है। तो इसीलिए, और जो न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं वो भी अब आर्बिटर्स नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक रुझान दिखा दिया है जजेस के हवाले से। दूसरी तरफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी, चाहे इमरान खान साहब हो, वो बार बार एक्यूज करते हैं कि वो न्यूट्रल ना हो, मेरी तरफ हो या वो शायद इस वक्त हुकूमत की तरफ झुका हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि अब न्यूट्रल आर्बिटर्स भी नहीं रहे। तो फिर अब ठीक है अंबर, आपका पॉइंट आ गया। चूंकि
के वक्त की भी कमी है, हमने इस सेगमेंट को क्लोज भी करना है, लेकिन उससे पहले मैं अपने तमाम मेहमानों से ये ज़रूर इस बात पर बात करना चाहूँगी, जो मेहमान हैं उनको टाइम हम इक्वली देते हैं, हम कोशिश करते हैं कि सब में इक्वल टाइम डिवाइड हो, किसी को ज़्यादा या किसी को कम टाइम नहीं मिलता है। तो प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ेंगे इसके बाद। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में पार्टी टिकटों की गलत तकसीम का एतराफ करते हुए मेंबरान को टिकट देने का फैसला वापस ले लिया है। पीटीआई ने 30 में से 21 नशिस्तों पर टिकट तब्दील कर दिए। कुछ कारकुनान टिकटों की तकसीम पर पहले नाराज थे, जबकि कुछ टिकट वापस होने के बाद नाराज हो गए हैं। तो हमारा आज का दूसरा सवाल यह है कि क्या इमरान खान को इस हिकमत अमली का नुकसान उठाना पड़ सकता है? अंबर क्या कॉमेंट करेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि जाहिर है इस वक्त तो ये भी हमें मालूम नहीं है कि इंतखाबात होंगे भी नहीं, लेकिन ये इतना ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि नुकसान तो हो सकता है, लोग नाराज़ होते हैं, क्या होता है वो देखने की बात है। जब इंतखाबात होंगे तभी हमें मालूम होगा कि इसका क्या दूरस असर होगा या नहीं होगा। ये भी हम कह सकते हैं कि जाहिर है क्योंकि इमरान खान साहब की मकबूलियत में इजाफा भी हुआ है गुज़िश्ता एक साल में, तो उनका टिकट मकबूल भी होगा। तो जाहिर है अंदरूनी जो एक जो लड़ाई झगड़ा होता है उसको किस तरीके से सेटल करते हैं। इससे पहले भी टिकटों की तकसीम के हवाले से बहुत सवालात उठते रहे हैं, बट मैं कहूँगी कि तभी हमें नज़र आएगा इसका असर कुछ या तो इंतखाबात जब होंगे या हम कह सकते हैं जब ज़ाहिर है जब जनरल इलेक्शंस होंगे। अभी तो फ़िलहाल तो हम सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं क्योंकि ये फिर बाद में ज़्यादा अहम हो जाएगा। ठीक है, असद महमूद साहब। मेरा ख्याल है कि इमरान खान या उनकी जो पार्टी है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज अगर आप याद रखें कि जब इससे पहले भी इलेक्शन हुए थे और फिर उनकी स्पेशली मखसूस नशिस्तें जो ख़वातीन की थी उसके ऊपर देयर वाज लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई, और मैं ये फील करता हूँ कि बहुत सारे लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे ख़वातीन उनको बड़े सीरियस एक लिहाज से रेजर्वेशंस या ऑब्जर्वेशंस थी। तो मेरा ख्याल है उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त इन्होंने ये टिकटों का ये सिलसिला सारे का सारा किया। बट फाइन नंबर इज़ राइट कि इमरान खान को पिछले एक साल के अंदर जिस तरह का एक पोलिटिकल फिलिप या एक पोलिटिकल पॉपुलैरिटी का जो गेन उनको मिला है वो इस मैग्नीट्यूड का है कि वो जिस किसी को भी वोट देंगे दिस इज़ लाइकलीहुड कि ही इज़ गोइंग टू मेक इट, इसमें तो कोई शक नहीं है। विद इन दी पार्टी भी डेफिनेटली इनके वो मुख्तलिफ हलकों के अंदर बहुत सारे ग्रुपिंग आपको नज़र आती है। बहुत सारे लोग वो हैं, जब टिकटों का भी तकसीम का हुआ तो उन्होंने कहा जी कि नहीं अच्छा ये बताएं ना, मैं तो जेल भरो तारीख में जेल के अंदर गया था, तो जिसको टिकट दिया वो तो एक लिहाज से नहीं गया। तो सर्टली ये सारी चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के सामने या उनका जो ओवरऑल बोर्ड काम कर रहा है इसके लिए उनके सामने सारी चीज़ें आ रही हैं। बट फाइन स्टिल आई बिलीव कि वो जो अपना पॉलिटिकल प्रोसेस है, टिकटों की जो तकसीम है, फ़ाइन वो विद इन दैट टाइम फ्रेम वो सारे के सारे एक लिहाज से लेके चल रहे हैं। हाँ, ये अगली बात कीजिए, इलेक्शन होते हैं नहीं, आई डोंट से कि इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन सर्टनली होंगे। और आई वुड से कि ये देखना ये भी बड़ी हैरानी वाली बात होती है ना कि हम यहाँ पर बैठे हैं, सारी दुनिया को हम जब भी कभी बात होती है तो हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि कोई असम्बली टूटती है उसके अंदर वो खामोश है, व्हाट आर द रीजंस। तो 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं। अब नो दी प्रॉब्लम इज़ कि वो तमाम लोग एक्चुअली जो कि आप कह सकते हैं कि पीडीएम के साथ उनकी हमदर्दियाँ हैं, जब भी आप ये बात करते हो तो वो आपको नत्थी कर देते हैं कि नहीं जी इनका तो पीटीआई से ताल्लुक़ है। भाई सीधी सीधी बात आती है, ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ ये इस वक्त की मौजूदा हुकूमत कर रही है उसको सारे लोग एक लिहाज से चलेंगे। फाइन उनका अपना व्यू पॉइंट होता है और अपने व्यू पॉइंट वो फ्रेम करते हैं अपने एक्सपीरियंस और सारी चीज़ों के ऊपर जो कुछ हो रहा मुल्क में। इम्तियाज़ गुल साहब, आप क्या समझते हैं इमरान खान के इस फैसले का नुकसान पीटीआई को क्या हो सकता है? क्या पीटीआई के अंदर धड़ेबंदी हो सकती है, ये जो टिकट्स दे के फिर वापस ले लिए गए? देखिए, तो एक बीमारी है कौमी, हर शख्स वज़ीर बनना चाहता है, हर शख्स रुकन असम्बली बनना चाहता है। बहुत सारे लोग थे गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में पीटीआई के जो बाहर से आ गए थे और उन्होंने चूँकि डोनेशन वगैरह पहले देते रहे थे लिहाजा वो सेनेटर बना दिए गए, खुसूसी असिस्टेंट बना दिए गए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि इन टिकटों के ऊपर तकसीम के ऊपर एतराज़ात की वजह से
पीटीआई को कोई ज़िंदगी मौत का ख़तरा लाहक होगा, ऐसे नहीं होगा। वो पीटीआई का टिकट है, इस वक्त मकबूल है, हर बंदा चाहेगा कि उसको वो टिकट मिले। और वक्त ज़ाहिर मकामी सतह पे टिकटें जो वोट हैं वो तकसीम भी हो जाते हैं, तकसीम हो सकते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल नहीं है कि गालिब अक्सरियती जो मामलात हैं, यानी अगर 100 टिकटें 100 में से हो सकता है कि 5-10 जगह पे एतराज़ात हों, वो उसके लिए नुकसान का सबब बन जाए, लेकिन गालिब अक्सरियती जो टिकट हैं या हल्के हैं, मैं नहीं समझता कि उस पर कोई इतना बड़ा मसला उठेगा। और वो बुनियादी वजह है इमरान खान की अपनी शख्सियत है, जो उनको मकबूलियत मिली है। इस वक्त हर शख्स उनके साथ खड़ा होना चाहता है। ठीक है, मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आपको क्या लगता है, इमरान खान जो टिकट्स दे रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या पीटीआई अब ऐसी जमात बन गई हर कोई टिकट लेना चाहता है, या फिर इमरान खान जो डिसीजन लेते हैं उस पर स्टैंड नहीं कर पाते हैं, या वो डिसीजन उनको अपना बार बार रिव्यू क्यों करना पड़ता है? देखें, पंजाब की सियासत ना दो तरह तकसीम है। एक अर्बन पंजाब की सियासत है और एक रूरल पंजाब की सियासत है। जो अर्बन पंजाब की सियासत है वो पार्टी टिकट पर मुनहसर है। जिस पार्टी का वोट बैंक ज़्यादा है वो पार्टी शहरों से सीटें जीत जाती है, और वहाँ आप कहें कि खंबे को भी टिकट दिया जाए तो पार्टी वोट पे जीत जाता है। लेकिन जो रूरल साइड्स की पंजाब की सीटें हैं, जिनमें साउथ की सीटें हैं, जिसमें और सेंट्रल पंजाब का रूरल है, वहाँ पर अभी भी विनिंग हॉर्सेस की सियासत मौजूद है। और अब जैसे मैं कहूँ कि उकाड़े में मंजूर वट्टू ख़ानदान को टिकटें नहीं मिली हैं और उन्होंने अलग लड़ने का फ़ैसला किया है, यकीनन वहाँ पे तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा, क्योंकि वट्टू ख़ानदान वहाँ बहुत अरसे से सियासत कर रहा है और वो वहाँ के विनिंग हॉर्सेस समझे जाते हैं। अगर वो 2018 में को 500, 1000, 1500 वोटों से हारे थे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ पे कोई लूज़ कर गए हैं या उनकी अपनी सियासी हैसियत ख़त्म हो गई है। इसी तरह साउथ के कुछ हल्के हैं, लिहाजा मैं समझता हूँ कहीं नुकसान होगा, कहीं फ़ायदा होगा। लाहौर में उन्होंने 19 टिकट नए लोगों को दिए हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है, नए चेहरे वो लेकर आए हैं और उन्होंने पुराने, लेकिन लाहौर ऐसा शहर है जहाँ से वो जिसको भी टिकट देंगे, अगर पार्टी का वोट मौजूद है तो वो जीत सकता है, पार्टी का वोट मौजूद नहीं है तो वो हार जाएगा। वहाँ लाहौर के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो कहे कि मैं आज़ाद सीट निकाल लूँगा चाहे नून से, या मुझे पीटीआई की टिकट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूरल में अब जैसे सरगोदा में बिलाल असगर वड़ाइच साहब हैं, जिन्होंने एंड पे 184वां वोट दिया था तो एतमाद का वोट हुआ था, अब उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वो अगर 2018 में भी आज़ाद जीत गए थे जबकि पीटीआई ने उन्हें टिकट नहीं दिया था, अब भी वो हल्का ओपन छोड़ दिया गया है। वो बिलाल असगर वड़ाइच की अपनी एक सीट है, वो निकाल सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल है कहीं फ़ायदा होगा, कहीं नुकसान होगा, लेकिन ये टिकटें इमरान खान ने वन मैन शो के तौर पर तकसीम की हैं। कोई ऐसा पार्लिमानी बोर्ड नहीं था जिसके अंदर उन्होंने कंसल्ट किया हो, क्योंकि अगर पार्लिमानी बोर्ड होता तो फवाद चौधरी, शाह महमूद, असद उमर, ये परवेज़ लाई उस बोर्ड के मेंबर होते, लेकिन ये सब तो खुद गिला कर रहे हैं कि हमें पता ही नहीं किसको कहाँ टिकट दे दी है। जिस तरह जेलम में फवाद चौधरी के हल्के में इमरान खान जो सिटिंग लोगों को नहीं मिली और फवाद चौधरी साहब ने अपने कज़न को टिकट दिला दी है, तो सिटिंग एमपीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके खिलाफ। तो इसलिए कई जगह तनाज़े का फ़ायदा होगा, कई जगह तनाज़े का नुकसान होगा। हम एक बैरोमीटर पे नहीं कह सकते कि जी सब हल्कों में एक जैसी सूरत हाल है कि टिकट दे दिया तो वो जीत जाएगा। लाहौर में जिसको भी दे दिया हो सकता है वो जीत जाए, लेकिन हो सकता है सरगोदे में और बाकी जगह ये पोजीशन ना हो कि जिसको दे दिया वो जीत जाए। लिहाजा हमें हर हल्के की सियासत समझनी पड़ेगी। हर हल्के की सियासत मुख्तलिफ है और उसको समझना ज़रूरी है। अंबर, आप क्या समझती हैं, जिस तरह अभी मुजम्मिल साहब बात कर रहे थे कि कुछ नए लोगों को इमरान खान ने टिकट दिया है, आप इसको कितना पॉजिटिव देखती हैं? नए लोगों पर ट्रस्ट करना पार्टी के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इमरान खान के लिए, उनकी साख के लिए कितना फ़ायदेमंद है? जी देखिए, इमरान खान साहब जब आए थे, उन्होंने अपनी पार्टी का क़याम किया था, तब उनका यही एक मैं कहूँगी कि बिल्कुल एक उनका नारा था कि वो नए लोगों को लाएंगे, स्टेटस को शामिल नहीं करेंगे। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब इलेक्टेबल्स भी शामिल हुए, जब ऐसे लोगों को भी उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल किया जिनको वो पहले करप्ट भी कहते थे या वो चपरासी भी कहते थे, उनका एक डाइल्यूट हो गया जो एक पैगाम था। हमने देखा कि जिस तरीके से 2013 में भी शिकस्त उनको हुई थी बहुत सारे हलकों में, नए लोगों को भी उन्होंने टिकटें दी थी। और मैं जनरल इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, जाहिर है मैं पंजाब या असेंबली की इलेक्शंस, सूबाई असेंबली की इलेक्शंस की बात नहीं कर रही, वो जाहिर है उसका भी अपना एक साइंस होता है, उसकी भी अपनी आर्ट होती है। तो तब भी हमने देखा कि किस तरीके से फिर
मिसाल के तौर पर उस वक्त जहांगीर तरीन थे जिन्होंने बहुत मदद फराहम भी की थी कुछ इंडिपेंडेंस को लाने की, कुछ ऐसे मिलिट्री के इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त के लोग थे जो मदद फराहम कर रहे थे। ये अब लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासत है वो ज़ाहिर एक मुख्तलिफ फेज़ में है। उन्होंने जो अपनी कुछ मकबूलियत हासिल की है, बिल्कुल दुरुस्त बता रहे हैं मुज़म्मिल साहब के, ज़ाहिर है कि अर्बन पंजाब या अर्बन एरियाज़ में इट रियली डिपेंड्स कि आप पार्टी की बुनियाद पर आप जीते हैं, आपकी एफिलिएशन की बुनियाद पर जीते हैं, फैमिली की बुनियाद पर जीते हैं, नाम की बुनियाद पर जीते हैं। इट रियली वेरीज, ये हल्के और हर हल्के में फ़र्क होता है। तो अगर लाहौर मिसाल के तौर पर लाहौर में उन्होंने नए लोगों को, नए चेहरों को मौका दिया है, अच्छी बात है। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि कोई भी हुकूमत, और इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पंजाब में भी, इसमें मैं कहूँगी उनका भी हिस्सा है, ये जो नए चेहरे जो इमर्ज करने होते हैं ये लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस के ज़रिए करने होते हैं। लेकिन क्योंकि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस हमेशा अदालत के कहने पे होते हैं, क्योंकि अक्सर मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं वो उसको नहीं होने देती, तो वो इमर्ज नहीं कर पाते। तो दिस इज़ वन वे। इसका तरीक़ाकार ज़ाहिर है वन मैन शो वाला तो नहीं होना चाहिए। इट शुड कम थ्रू इंटरनल इलेक्शंस अगेन। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नहीं है, जैसे बाकी जमातों में नहीं है, या लोकल बॉडीज़ के थ्रू होना चाहिए। पर चलें, दिस इज़ वन एग्जांपल। इससे पहले भी हमने देखा कि नए चेहरे आए थे जब इमरान खान साहब 2018 में आए थे। इट्स अ गुड मूव, बट आई डू थिंक ये प्रोसेस वन टाइम या वन ऑफ होता है, क्योंकि इसका तरीक़ाकार वाज़े नहीं होता, चाहे इंटरनल पार्टी इलेक्शंस में हो या लोकल बॉडीज इलेक्शंस के थ्रू हो। ठीक है, लेकिन आप ये समझते हैं इट्स अ गुड मूव। असद महमूद साहब, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगी, कितना वाइज डिसीजन है इमरान खान का नए चेहरों को सामने लाना, नए चेहरों को टिकट देना, और साथ ही साथ ये जो इमरान खान के साथ मंसूब किया जाता है, बार बार यू टर्न लेते हैं, फिर से उन्होंने टिकट्स दिए फिर वापस ले लिए, ये यू टर्न की खान साहब की भी क्या रवायत बन गई है या इसका उनको फ़ायदा होता है कहीं ना कहीं? नहीं, बिल्कुल। जहाँ तक तो 3.25 साल की जो उनकी हुकूमत थी, 3 साल 8 महीने की, तो उसके अंदर आपने बहुत सारी उनकी स्टेटमेंट्स देखी, उनको आपने यू टर्न लेते हुए देखा, बल्कि एट टाइम्स आपने उनको यू टर्न जो लेते थे उसको उन्होंने डिफेंड करते हुए देखा कि दिस इज़ द बेस्ट क्वालिटी ऑफ अ लीडर। फाइन, वी डोंट एग्री टू दैट। हाँ, ये ज़रूर है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि सियासत के अंदर बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट्स का मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा रोल है। इससे पहले स्टूडेंट्स यूनियन आती थी, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पॉलिटिकल जो लोग हैं वो आया करते थे सियासत के अंदर, और आम जो लोग होते थे उनको भी एक लिहाज से मौका मिलता था कि वो सियासत के अंदर आएँ। अनफॉर्चुनेटली चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन की बात करें, फाइन, और ये स्पेशली सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ दे आर अगेंस्ट ये जो सिस्टम चल रहा है लोकल गवर्नमेंट्स का। बिल्कुल उनको किसी सूरत में, उनको कहता हूँ ना मैं, कि सांस नहीं लेने देना चाहते, वो सारे के सारे फंड्स अपने पास रखना चाहते हैं। तो डेफिनेटली फिर वो लोअर टीयर से लीडरशिप कैसे, एक लिहाज से ये पॉलिटिशियंस कैसे ऊपर उठ के आके सारा कुछ करेंगे। बट मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर जेस्चर है अगर ये यंगस्टर को या अपकमिंग लोगों को या जिनके जद्दोजहद को उन्होंने देखा उनकी पार्टी के अंदर एक लिहाज से आते हैं। एंड ये मैं बिल्कुल बिलीव करता हूँ कि ये जो जितने भी पुराने पॉलिटिशियंस हैं, दे फिक्सेटेड माइंड के साथ इन्होंने पॉलिटिक्स भी की है। अगर इनको हुकूमत में आने का मौका मिला तो बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत की। यस, ये जो यंग जनरेशन है, दे आर वेरी वाइब्रेंट, दे आर वेरी, जिसको कहते हैं फ्यूचरिस्टिक हैं, और ये सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर जो इतनी बर्बादी, करप्शन, सारा कुछ है, ये हमारी यंग जनरेशन इससे नफ़रत करती है, नए लोग इससे नफ़रत करते हैं, मैं आपसे बताऊँ। एंड दिस इज़ अ गुड साइन कि हमारी सियासत के अंदर हमारे नए चेहरों को, हमारे नए लोगों को एक प्रॉमिसिंग एटीट्यूड के साथ मैं समझता हूँ कि सियासत में आना चाहिए। ठीक है, इम्तियाज़ गुल साहब, इमरान खान ने अपने सारे कार्ड्स शो कर दिए हैं पंजाब में, उन्होंने अपने पत्ते शो कर दिए हैं, सारे तो नहीं, लेकिन आपको लगता है इसका नुकसान, एक पहलू ये भी हो सकता है कि पार्टी छोड़कर जो दीगर जमातें अगर वो उनको टिकट ऑफर करें तो कैंडिडेट्स वहाँ भी जा सकते हैं? कैंडिडेट्स चले जाएं जनाब, लेकिन मुझे ख्याल यकीन नहीं है कि उनमें से अक्सरियत जो है वो कामयाब भी हो सकेगी। देखिए, जहाँ तक ये टिकटों की तकसीम का मसला था, मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड करूँगा कि हमें सारी डिस्कशन इस अंदाज में हो रही है कि जैसे इमरान खान बहुत ही बेवकूफ़ इंसान है, उसने किसी से मशवरा नहीं लिया। बाकी जो टिकट्स तब्दील भी हुए हैं, उसने बाकायदा खुद इमरान खान ने ट्विटर पे मेरा ख्याल है ऐलान किया था कि अगर किसी को शिकायत है तो उसके नज़रसानी दरख्वास्त आप दायर कर दें, फिर हम नया फ़ैसला करेंगे। और इसको तो हमें पाकिस्तान के जमहूरी कल्चर में
इसकी खुशामदीद कहना चाहिए कि कम से कम किसी पार्टी के सरबराह ने खुल्लम खुल्ला सबको दावत दी कि अगर आपको एतराज़ है इन टिकटों के अवार्ड पे तो आप आएँ, अपना नज़रसानी दरख्वास्त करें और हम उसका फैसला करेंगे दोबारा, और वही हुआ है। तो बाकी जिस उम्मीदवार ने अगर जाना है तो वो चला जाए, वो भी अपनी मेरा ख्याल है किस्मत आजमाई कर लेंगे, उनको पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। क्योंकि इस सूरत हाल में जो भी ये पार्टी छोड़ के जाएगा वो दूसरी जगह जाके भी जलील होगा। वो कहते हैं कि धोबी का वो जो कुत्ता है ना घर का ना घाट का रहता है, इस किस्म की सूरत हाल में तो कोई अच्छी नहीं होगी अगर किसी और पार्टी में भी चला गया तो। मुजम्मिल सौरवर्दी साहब, आप क्या समझते हैं? नहीं, लोग हल्के की सियासत नहीं छोड़ सकते। ये जीत हार एक और चीज़ है और हल्के की सियासत और चीज़ है। जिन लोगों ने अपना हल्का हल्का बनाया है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करते हैं, वो इलेक्शन मिस नहीं कर सकते हैं। दे कांट मिस द ट्रेन। लिहाजा मैं ये नहीं समझता कि वो कोई अगर टिकट नहीं मिला तो वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हमने माजी से यही सीखा है, जिनको टिकट नहीं मिलता वो दूसरी तरफ से टिकट लेकर इलेक्शन ज़रूर लड़ते हैं। उनका अपना भी वोट बैंक होता है। रूरल में पार्टी, शहरों में ज़रूर है, मैं मानता हूँ कि अगर आप आप जैसे मुराद रास को टिकट नहीं दिया या लास्ट टाइम ज़हीम कादरी को टिकट नहीं दिया था, नून ने, उनका मिनिस्टर था, तो वो शहरों में आप नहीं डिफरेंस डाल सकते। लेकिन रूरल में जो लोगों ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्ड की होती है, वो उनकी उस पर उन्होंने साल साल मेहनत की होती है, वो इलेक्शन मिस नहीं कर सकते। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि आप ये कहें कि जी अगर किसी विनिंग हॉर्स को टिकट नहीं दिया या कुछ किया है तो वो इलेक्शन मिस करके इमरान खान के एहतराम में बैठ जाएगा। वो इलेक्शन लड़ेगा, डैन डालेगा, अपना 10, 15, 20 हज़ार वोट जरूर आजाद हैसियत से लड़े किसी और पार्टी से। गैप कितना है उसके लड़ने से, चाहे आज उस पार्टी से लड़े, वो कितना डेंट डाल सकेगा, कितना करेगा, ये हल्का टू हल्का वेरी करेगा। हर जगह धोबी के कुत्ते वाली बात नहीं होगी। किसी जगह जो है वो कुत्ता ऐसा काट लेगा कि सीट हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए ये सब जगह एक जैसी सूरत हाल नहीं होगी। सब जगह एक जैसी सूरत हाल नहीं हो सकती। असद महमूद साहब, आप कुछ कमेंट करना जा रहे हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो हाल इस एक साल के अंदर आम आदमी का और स्पेशल रूरल एरिया के अंदर लोगों का हुआ है, चाहे महंगाई की बात करते हैं, ज़िंदगी मुश्किल हो गई, गंदम इस कदर मुश्किल हो गए, महंगी हो गई है। आई डोंट थिंक सो कि ये हम पुरानी सियासत या पुराने इलेक्शन को देखेंगे। द थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। और ये पीडीएम की सोच तो हो सकती है कि नहीं जी वो रूरल एरिया है, देहाती एरिया, तो लोग कामयाब हो जाएंगे। The things are going to be very very difficult basically for the नून लीग this time। नून लीग के लिए चीजें मुश्किल हो सकती हैं आपकी नजर में। ठीक है जी, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।